नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशोलॉजी क्लासेस पर जहां यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार 4.0, बिहार या स्टेट, बिहार 4.0 जो आने वाला है और झारखंड माध्यमिक बोर्ड द्वारा पहली बार समाजशास्त्र का जो समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है इंटर कॉलेज में, वहाँ उसके लिए भी तैयारी कराई जा रही है। आज हम लोग इसमें देखेंगे बिहार आज इसमें हम लोग देखेंगे बिहार 3.0 का जो प्रश्न पेपर हुआ था उसी का हम लोग पीवाईक्यू और आज इसमें हम लोग देखेंगे बिहार 1.0 जो पहली बार बिहार का पेपर हुआ था उसका ही पीवाईक्यू देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें बाद में हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी है लेस्टर एफवर्ड, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ई भी 5 ऑप्शन आते हैं क्योंकि बिहार में जो चौथा और पांचवा ऑप्शन होता है, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लेस्टर एफवर्ड है जो विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा देते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र और कुछ न होकर एक विशुद्ध समाजशास्त्र या समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल है आज का अगला प्रश्न है किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी एम गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी एलेक्स इंकल्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है गिन्सबर्ग, इसमें ऑप्शन ए सही है रेडक्लिफ ब्राउन ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को मानव समाज का विज्ञान अभी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है इस शब्द से संबोधित किया था, एक शिशु के रूप में संबोधित किया था। एवं ब्राउन जो हैं इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप में भी अध्ययन किया था एवं द अंडमान आइलैंडर्स नामक एक पुस्तक लिखी थी एवं इसी के साथ उन्होंने मानव समाज के अध्ययन के लिए व्यक्ति को केंद्र में रखा, न कि समाज को। ब्राउन मानवशास्त्री थे, न कि समाजशास्त्री। वह मानवशास्त्र के ज्ञाता थे लेकिन उन्होंने उसी के माध्यम से जनजातियों का अध्ययन करते हुए समाजशास्त्र में भी अपना योगदान दिया। अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है आज का तीसरा प्रश्न है पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया था? यह कह रहा है कि जब रिसर्च का वहाँ पे पीजीटी में रिसर्च भी आता है, वहाँ के सिलेबस में रिसर्च भी है, तो प्रश्न कह रहा है कि पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप किसने कहा? इसका तात्पर्य है कि जब कोई भी सामाजिक शोध हम करने जाते हैं तो उससे पहले एक सर्वेक्षण के रूप में या मुख्य सर्वे से पहले एक सर्वे किया जाता है जिसे पूर्वगामी सर्वेक्षण कहते हैं। तो उसे यह नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए है पीवी यंग, ऑप्शन बी है जी लुंडबर्ग, ऑप्शन सी है सी ए मोजर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सी ए मोजर ही ऐसे पहले सामाजिक शोधकर्ता थे जिन्होंने पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप कहा था। अगला आज का चौथा प्रश्न है समाज की विशेषता है। ऑप्शन ए समरूपता और विविधता का अभाव,
ऑप्शन बी साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। ऑप्शन सी अलगाव और सामाजिक अंतःक्रिया की कमी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं। एकरूपता और विविधता का भाव, ये गलत है। एकरूपता और विविधता समाज में पाई जाती है। अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी, यह गलत है, क्योंकि समाज में अलगाव नहीं पाया जाता है एवं अंतःक्रिया में कमी नहीं, अंतःक्रिया अधिक पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए और सी गलत है, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का पाँचवां प्रश्न है समाज मिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए एल के फ्रैंक, ऑप्शन बी एच जेनिंग्स, ऑप्शन सी जे एल मेरोनो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जे एल मोरेनो ने समाजमिति शब्द का प्रयोग किया था। समाजमिति शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित करते हुए मोरेनो ने कहा था कि यह समाज में मनोवृत्ति को मापने का पैमाना है। इसमें इससे समाजमिति से मनोवृत्ति मापने का काम किया जाता है। अगला सवाल है, हम लोग एक क्वेश्चन में उसी से संबंधित एक दो अलग से पढ़ेंगे, बाकी जो और उसमें थिंकर होंगे उनको उनके संबंधित सवालों में या जब थ्योरी लेक्चर होगा उसमें उसको देखा जाएगा। आज का छठा प्रश्न है इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के तीन तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है आगमन एवं न्यूकाफ, ऑप्शन बी है ग्लीन एवं ग्लीन, ऑप्शन सी है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र में सामुदायिक भाव के तीन तत्व बताए थे, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव। मैकाइवर एक ऐसे समाज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाज से संबंधित हर अवधारणा में या हर सिद्धांत में कुछ न कुछ योगदान दिया है। जैसे समुदाय समाज समिति, परिवार, विवाह, नातेदारी, मतलब कुछ ही ऐसे जो समाज के कॉन्सेप्ट होंगे उसमें इनको बाहर रखा जा सकता है, नहीं तो समाजशास्त्र में मैकाइवर पेज का योगदान बहुत रहा है। अगला सवाल देखते हैं। ग्लीन एवं ग्लीन एक पुस्तक लिखे थे कल्चरल सोशोलॉजी और आगमन निमकाफ ने सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखा था। ए हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी भी आगमन निमकाफ की पुस्तक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी समुदाय की भौगोलिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति, ऑप्शन बी है एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, ऑप्शन सी है समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा होती है, क्योंकि समुदाय में सीमा होती है। भौतिक सीमा नहीं होती है, भौगोलिक सीमा होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि उसमें भौतिक सीमा पूछा था। ऑप्शन सी है समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर, यह गलत है, क्योंकि जो संसाधन और आर्थिक संसाधन और अवसर उपलब्ध होते हैं वह समुदाय नहीं, समाज के सदस्यों को भी उपलब्ध होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा होती है। अगला सवाल, आज का अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है और
यदि कार्य प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की है? ऑप्शन ए मैकइवन पेज, ऑप्शन बी ग्लिनुम ग्लिन, ऑप्शन सी मैकइवन हागमन निमकाफ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मैकइवन पेज। मैकइवन पेज ने कहा था समुदाय और समिति में उन्होंने अंतर करते हुए कहा था कि समिति वह है यदि कार्य प्रणाली के रूप में उस पर विचार करते हैं तो वह संस्था है, और संगठित समूह या व्यक्तियों के रूप में देखते हैं तो वह समिति है। अगला आज का प्रश्न है, अगला प्रश्न है किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? ऑप्शन ए है J.H. फिक्टर, ऑप्शन बी है G.R. लेंस्की, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन बी सही है, G.R. लेंस्की। G.R. लेंस्की ने कहा था प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। इनका तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का हम लोग पेपर देते हैं सभी लोग, तो उसमें सीटें सीमित होती हैं, तो जितने सीट हैं उतने ही लोगों को नौकरी मिलेगी। तो लेकिन वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास ही करते हैं, क्योंकि एक आदमी तो पेपर देता नहीं है, ज़्यादातर लोग ही देते हैं, लेकिन जितनी सीटें होती हैं उतने ही कैंडिडेट को नौकरी मिलती है। इसी को मैक्स वेबर ने भी कहा था। इसी को प्रतियोगिता के बारे में इनका भी एक बहुत अच्छा कथन है, जो अभी अगर याद आएगा तो बताऊंगा अगले सवाल में। अभी लेंस्की एक प्रकार्यवादी विचारक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? ऑप्शन ए जेमिनसॉफ्ट, ऑप्शन बी गेसेलसॉफ्ट, ऑप्शन सी लोक शहरी सातत्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लोक शहरी सातत्य, क्योंकि रेडफील्ड ने लोक शहरी सातत्य की अवधारणा दी थी और इसका अध्ययन उन्होंने मैक्सिको के टेपोजलान गांव का अध्ययन करने के बाद यह अवधारणा दी थी। उन्होंने वहीं पर लघु समुदाय एवं बृहद समुदाय की अवधारणा भी दी थी। जेमिनसॉफ्ट एवं गेसेलसॉफ्ट यह टॉनिच की अवधारणा है। गेसेलसॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय और जेमिनसॉफ्ट का मतलब होता है समाज या समिति। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन ए है J.K. फाल्सम, ऑप्शन बी है C.C. जिम्मरमैन, ऑप्शन डी है A.D. रॉस, ऑप्शन सी है A.D. रॉस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, C.C. जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने परिवार को दो भागों में बांटा, आणविक परिवार एवं गृहस्थ परिवार। इसी के साथ A.D. रॉस ने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द को 1901 में व्यवस्थित रूप से दिया एवं A.D. रॉस ने कहा था कि नियंत्रण ही लैंडिस ने कहा था कि मानव तभी है जब समाज में नियंत्रण है, नियंत्रण के कारण ही मानव है। यह कथन लैंडिस का कहना था। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन सी डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 2007 में ही माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ।
इसमें सरकार का तात्पर्य था, इस अधिनियम से सरकार का कहना था कि जो लोग अपने माता पिता को या जो घर के वरिष्ठ लोग हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या असहाय छोड़ देते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिससे 2005 जो है वह बहुत ही भारत में एक क्रांति का कानून लाने के लिए इसे माना जा सकता है, क्योंकि उसी समय घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया एवं इसे 2006 में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ है राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन। ऑप्शन बी है समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं। ऑप्शन सी साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए जो गठित संगठन अगर होगा तो वह स्वैच्छिक नहीं होगा क्योंकि वह किसी राजनीतिक उद्देश्य की वकालत करेगा। ऑप्शन बी जिसमें समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। कभी भी स्वैच्छिक समिति कानूनी रूप से किसी को बाध्य नहीं करती है या शामिल करने के लिए आवश्यक नहीं होती है। तीसरा है ऑप्शन सी है साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह। कभी भी समूह और समिति में अंतर है, क्योंकि समूह में क्या मतलब है कि समूह में कोई औपचारिक नियम नहीं होता है, वह समूह अनौपचारिक होता है, लेकिन समिति हमेशा एक नियम और कानून के तहत चलती है। तो उसमें नियम और कानून उसमें और कुछ हद तक औपचारिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का 14वां प्रश्न है। प्रश्न है 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी है 4 दिसंबर, ऑप्शन सी है 5 दिसंबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है 3 दिसंबर को ही 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त मतलब जो हैंडीकैप लोग थे, जो अपाहिज लोग थे, उनके लिए विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में 3 दिसंबर को 1992 से हर 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जो 1992 का साल है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में एलपीजी मॉडल को 1991 और 92 में अपनाया गया। एलपीजी का अर्थ है भारत में एलपीजी का अर्थ है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि उससे पहले भारत में विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की सुविधा या यहाँ अपने आप भारत में फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की आज्ञा नहीं थी और कुछ खास सामानों को ही निजी क्षेत्र को सौंपा गया था। नहीं तो हर एक काम के लिए यहाँ पर लाइसेंसिंग की सुविधा उपलब्ध थी, जिससे बहुत सी समस्याएं लोगों को होती थीं कि किसी काम को शुरू करने के लिए बहुत से कार्यालयों एवं बहुत से प्रोसेस से, नियम कानून से गुजरना पड़ रहा था। तो जब भारत आर्थिक हालात की स्थिति से, खराब आर्थिक स्थिति से जब गुजर रहा था, तो विश्व बैंक ने जो पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित है उसने कहा भारत से कि जब तक आप एलपीजी नहीं अपनाओगे तब तक हम तुम्हें ऋण नहीं देंगे या अनुदान राशि नहीं देंगे। क्योंकि उस समय कहा जाता है कि भारत के पास मात्र जो सरकारी कर्मचारी थे उनको 15 दिन की सैलरी देने के लिए ही पैसे उपलब्ध थे। तो उस समय जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वह थे मनमोहन सिंह ने के नेतृत्व में एलपीजी को अपनाया गया। तो इस एलपीजी को अपनाने के बाद से भारत में व्यापार करना कुछ सुविधापूर्ण हुआ एवं जो भी लोग यहाँ कुछ काम करना चाहते थे उनको लाइसेंसिंग की सुविधा कम कर दी गई।
एकल खिड़की सुविधा प्रदान की गई। मतलब कि इसका तात्पर्य था एक ही जगह आपको हर चीज़ का परमिशन मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, आज का 15वां प्रश्न है। प्रश्न है, किसने कहा व्यक्तित्व संस्कृति का प्राकृतिक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए है C.A. ब्राउन, ऑप्शन बी है रुथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन सी है राल्फ लिंटन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जब व्यक्तित्व संस्कृति का बात आएगा तो यहाँ व्यक्तित्व संस्कृति की जब बात आएगी तो यहाँ मेलिनोव्स्की, इसका ऑप्शन सही अगर मेलिनोव्स्की इसमें रहता तो मेलिनोव्स्की सही होगा। क्योंकि व्यक्तिवादी संस्कृति की बात कोई किया था तो वह मेलिनोव्स्की ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न है एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए है उच्च संस्कृति, ऑप्शन बी है निम्न संस्कृति, ऑप्शन सी है गहरी संस्कृति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गहरी संस्कृति। गहरी संस्कृति को डीप कल्चर कहते हैं। डीप कल्चर की अवधारणा जो था वह एडवर्ड टी हॉल द्वारा दिया गया। एडवर्ड टी हॉल ने गहरी संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा था, एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है। तो उसे ही निहित मानदंडों एवं नियमों के लिए जो शब्द यूज होता है उसे गहरी संस्कृति कहते हैं। निम्न संस्कृति और उच्च संस्कृति की बात ऐसी कोई बात एडवर्ड टी हॉल ने नहीं की थी। अगला प्रश्न है आज का 17वां प्रश्न है। सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताए। तो पहले ही मैं बता दूं कि सभ्यता और संस्कृति में सर्वप्रथम किसी ने अंतर बताए थे तो वह मैकआइवर। सभ्यता एवं संस्कृति में सबसे पहले किसी ने अंतर बताए थे तो वह मैकआइवर पेज थे। इसमें पहला है, सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं है। तो यह सही है। जैसे जब सभ्यता उसे कहते हैं जो भौतिक होता है, जिसे हम छू सकते हैं। संस्कृति वह है जिसे हम छू नहीं सकते, अमूर्त होता है। तो जैसे कि सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर इसलिए है क्योंकि आज से कुछ समय पहले लोग साइकिल का ज़्यादा प्रयोग करते थे। आने वाले समय में धीरे धीरे मोटर बाइक का प्रयोग करने लगे। उसके बाद अभी 4 व्हीलर में ऑडी मर्सिडीज BMW इन सब चीज़ों को देखा जाने लगा। तो इसका एक स्तर होता है, मापा जा सकता है कि लोग इस स्तर तक 2 पहिए वाहन का यूज़ करते थे। उसके बाद इस स्तर के बाद 4 पहिया वाहन का प्रयोग करने लगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पहले से मापन का स्तर कोई नहीं है, पहले से लोग इज्जत करना कम कर दिए हैं। या जैसे मान लीजिए कोई भी है, एक व्यक्ति है, वह आज से 10 साल पहले भी सबको नमस्ते करता था, उसके बाद फिर पैर टच करने लगा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस आदमी उसका कोई स्तर नहीं होता है मापने का। इसमें दूसरा है, सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। तो ये भी सही है। जैसे कि हम इसको सबसे एक अच्छे उदाहरण से देख सकते हैं कि जब हम फ़ोन आया तो मान लीजिए पहले कीपैड फ़ोन आए, नोकिया लावा या जो भी चाइनीज़ कंपनियों के तहत द्वारा कुछ नोकिया भी आया, तो उसमें कीपैड फ़ोन हुआ करता था। उस समय भी लोग फ़ोन कर लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे उससे मॉडिफाई होते आज टच स्क्रीन आ गया। लेकिन क्या आज भी सभ्यता तो बढ़ गई, जैसे हम लोग सभ्यता तो उन्नति कर रही है। वह फ़ोन का अपना जनरेशन चेंज करते करते आज हम आईफोन तक पहुंच गए, 16 तक पहुंच गए, आईफोन 16 तक। लेकिन संस्कृति जो है उसकी जो चलाने की आज भी बहुत लोगों के पास फ़ोन है, वो इतना ही जानते हैं। उस समय जो लोग नोकिया चलाते थे, आज जाके वह टच फ़ोन चलाते हैं, स्क्रीन टच फ़ोन चलाते हैं। लेकिन आज भी वो लोग ये नहीं जानते हैं कि यह एक कंप्यूटर का काम करता है फ़ोन। आज भी वो लोग बस फ़ोन लगाते हैं और यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे, उसके बाद रील्स देखते रहते हैं। बाकी उनको ये नहीं पता है कि फ़ोन क्या क्या कर सकता है। अगला है, इसमें तीसरा है, प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है एवं संस्कृति नहीं। ये भी सही है क्योंकि
बिना प्रयास के भी सभ्यता आगे बढ़ती है, लेकिन संस्कृति बिना प्रयास के कभी नहीं बढ़ती है। इसके आगे परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कोई आपके पिता, किसी के पिताजी एक 4 चक्का खरीदे, उसे क्या किए कि वह 2 साल बाद 4 साल बाद अपने अगले वाले आने वाली पीढ़ी को उसको 4 चक्के को एज इट इज वह ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पिता में जो संस्कार हैं या मूल्य हैं वह उनके आने वाली पीढ़ी में या उनके पुत्रों में उस तरह के संस्कार एवं मूल्य पाए जाएँ। इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, किसने ही चार स्तर बताए थे, 4 अंतर बताए थे। पहला है ग्लिनम ग्लिन, दूसरा है ऑप्शन बी है माइकाइब्रोम पेज, ऑप्शन सी है आगमन निमकॉफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। मैं शुरू में ही कहा था कि सभ्यता और संस्कृति में सर्वप्रथम किसने अंतर अगर किया था तो माइकाइब्रोम पेज ने किया था। माइकाइब्रोम पेज की एक पुस्तक थी सोसाइटी। इसी सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 18वां प्रश्न है किसने कहा कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है। मतलब यहाँ किसने समाजीकरण की परिभाषा दी है कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, G.H. फिक्टर, ऑप्शन बी है G.H. मीट, ऑप्शन सी है H.M. जॉनसन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, G.H. फिक्टर। G.H. फिक्टर ने समाजीकरण को ऐसे परिभाषित करते हुए कहा था कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है, परंतु तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है, मतलब एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह किसी न किसी रूप में संदर्भ में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है। मतलब कि उस आदमी के लिए सामने वाला आदमी हमेशा एक समाजीकरण का एजेंट होता है, क्योंकि कुछ न कुछ उससे वह सीखता है किसी न किसी रूप में। G.H. मीट समाजीकरण को सर्वप्रथम अगर किसी ने दिया था तो वह G.H. मीट थे। G.H. मीट ने समाजीकरण को अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में G.H. मीट ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। हाँ, इनकी पुस्तक थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने 3 अवधारणाएं दी थी। पहला था आई मतलब मैं, मी मतलब मेरा, उसके बाद सेल्फ स्व। जो स्व होता है वह व्यक्ति का चेतना होता है। तो इस पे इन्होंने बात की थी। जब हम G.H. मीट को देखेंगे या समाजीकरण को देखेंगे तो उसमें पूरी तरीके से उसको देखा जाएगा। अगला प्रश्न है आज का 19वां प्रश्न है सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? ऑप्शन ए है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। ऑप्शन बी है विभिन्न संस्कृतियों का एक नए और अनूठे सांस्कृतिक रूप में सम्मिश्रण और एकीकरण। ऑप्शन सी है पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं एवं मूल्य आदर्श बन जाते हैं। इसका तात्पर्य है आधिपत्य कहते हैं जैसे वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। तो इसमें जो मुख्य संस्कृति होती है, जो मुख्य एवं प्रमुख संस्कृति होती है, तो वह छोटी संस्कृति पर आधिपत्य स्थापित कर लेती है, उस पर वह छा जाती है। तो छोटी संस्कृति के लिए जो बड़ी संस्कृति होती है वह मूल्य आदर्श में एवं मान्यताओं में उसकी संस्कृति बदल जाती है। आज का लास्ट प्रश्न है इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को 2 स्वरूपों में विभाजित किया है?
पहला है प्रत्यक्ष नियंत्रण, दूसरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो ऑप्शन ए है कार्ल मैनहेम, ऑप्शन बी है सी एच कूले, ऑप्शन डी है ECH, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कार्ल मैनहेम। कार्ल मैनहेम ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण दिया था। इन्होंने नॉलेज फॉर सोशोलॉजी एक पुस्तक लिखी थी, उसी में इन्होंने यूटोपिया नामक एक इन्होंने ज्ञान का समाजशास्त्र एक पुस्तक लिखा था। उसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक नियंत्रण से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे। नकारात्मक एवं सकारात्मक नियंत्रण की बात किम्बाल यंग ने की थी। इस तरह आज का हम लोग क्लास यहीं विराम देते हैं, रोकते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। इस पे जब तक बिहार 4.0 का जो PGT की भर्ती आने वाली है और झारखंड का जो भर्ती आई हुई है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसका पेपर जनवरी तक कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ के हाई कोर्ट ने वहाँ के माध्यमिक बोर्ड को यह आदेश दिया है कि आप किसी भी हाल में जनवरी तक नए आचार्यों की या प्रवक्ताओं की भर्ती पूरी कर लीजिए। तो आयोग हो सकता हो कि हाई कोर्ट का कहा हुआ मानकर पेपर अगर जनवरी तक कराता है, तो यह मेरी पूरी गारंटी है कि मैं वहाँ तक जनवरी तक पूरा सिलेबस जो झारखंड का है और बिहार का है, यूपी GIC का भी जो सिलेबस है, यह तीनों सिलेबस मैं तब तक पूरा करके दूंगा इस चैनल पर। और आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए।